नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह हम बात करेंगे भारत में चल रहे मिलन नौसैन्य अभ्यास की, इजराइल हमास संघर्ष की, रूस यूक्रेन युद्ध की, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की और पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उठापटक की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। भारत ने मिलन नौसैन्य अभ्यास की मेजबानी की, जिसमें 50 देश भाग ले रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें अमेरिका और रूस साथ साथ हैं, तो इससे आप कैसे देखते हैं? नीरज जी, ये जो मिलन एक्सरसाइज जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये पूरा नाम इसका है मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज। ये जो है 1995 में एक्चुअली शुरू हुई थी ये एक्सरसाइज, और उस समय सिर्फ 4 देश इसमें थे, भारत ऑफ कोर्स था ही। और ये चीन की बढ़ती हुई जो उसकी ताकत या जो इंडियन ओशन में जिस तरह से उसकी बढ़ती हुई ताकत, नेवल ताकत दिखाई पड़ रही थी, उसके लिए उसको मद्देनज़र रखते हुए एक्सरसाइज शुरू हुई थी। और ये देखिए कि 1995 में शुरू हुई सिर्फ 4 देशों से। 2022 में इसमें 39 देश आए, और अभी एक्सरसाइज शुरू है इसमें 50 से ऊपर देश हिस्सा ले रहे हैं। और एक्सरसाइज बायलैटरल होती है, 2 साल में एक बार, जो भारत में होती है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, या मैं कहूँगा कि पूरे विश्व की उपलब्धि है कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज 50 देशों के साथ, कहा तो जा रहा है 56 के आसपास है, बट 50 की सेनाएं हैं जो इसमें हैं इस एक्सरसाइज में। 19 से शुरू हो गई है एक्सरसाइज, और ये 26 तक चलनी है विशाखापट्टनम में। और इसमें 19 तारीख से 23 तारीख तक ये चलनी है विशाखापट्टनम में। और इसमें बेसिकली जो मुख्य चीज़ें हैं इस एक्सरसाइज की, जिसमें कि ऑफ कोर्स 19 तारीख को ये शुरुआत हुई इसकी। और इसमें शुरुआत में जैसे हर जगह होता है, भारत की भी सांस्कृतिक से लेकर के हर एक उपलब्धियां उसमें दिखाई गईं। और उसमें जो बेसिक चीज़ें थी, उसमें इंटरनेशनल मेरीटाइम सेमिनार, टेक्निकल एक्सपो, सब्जेक्ट मैटर एक्सचेंज और टेबल टॉप एक्सचेंज, इस तरह की जो इस एक्सचेंजेज या डिस्कशंस, विचार विमर्श इसमें होंगे। जो 23 के बाद जो 24 से 27 तक जो है 4 दिन, वो सी फेज है, जिसमें एडवांस्ड एयर डिफेंस, एंटी शिप, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस वॉरफेयर, गनरी जो शूटिंग है खास करके एयरक्राफ्ट के ऊपर, सरफेस टारगेट्स के ऊपर, और मिसाइल्स, अंडर वाटर या अंडरवे रिप्लेनिशमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी नेक्स्ट फेज में जो होगा 23 से 27 तक। एम जैसे है, एक तो सबसे बड़ा है कि रीजनल कोऑपरेशन, अपनी शक्ति, एकजुटता दिखाना, इसमें एक दूसरे के टैक्टिक्स और इसके बारे में जानना समझना। मैरीटाइम सिक्योरिटी जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ट्रेड के संबंध में। और खास करके आप देखिए रेड सी से लेकर के इंडो पैसिफिक तक हर जगह बात हो रही है मैरीटाइम सिक्योरिटी की, उसके बारे में। इंटर ऑपरेबिलिटी, अगर जरूरत पड़े तो ये सेनाएं एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेती हैं, अगर एक्सरसाइज के साथ आपस में कैसे इंटरेक्शन करेंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो, वो भी एक बहुत ज़रूरी इसमें इसका एम है, उद्देश्य है। दूसरा देखिए पार्टिसिपेशन, जो हम अभी बात कर रहे थे कि एक बहुत ही लोगों को ताजुब होगा कि इसमें अमेरिका और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, रशिया, ये सारे देश हैं, साथ साथ रूस भी है, ईरान भी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, इजराइल भी है, इसमें मालदीव्स भी इसमें है। तो ये कुल मिलाकर के ये 50 से ज़्यादा देश हैं जो इसमें ले रहे हैं हिस्सा। तो आप देखिए कि
कितनी बड़ी उपलब्धि है कि एक दो ही नहीं, अलग आइडियोलॉजी वाले और ऐसे देश जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई एक्चुअल चल रही है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी आए हुए हैं इसमें। तो ये सारे देश, ईरान देखिए, इजराइल भी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, रूस भी है, हाँ ऑफ कोर्स चाइना और पाकिस्तान इसमें नहीं है। क्वाड के देश भी इसमें हैं काफ़ी। भारत की तकरीबन 20 नेवल शिप्स इसमें भाग ले रही हैं और तकरीबन इतनी ही बाहर की हैं। और भारत की जो मुख्य हैं, दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत दोनों इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उसके साथ ही तेजस एयरक्राफ्ट हिस्सा लेगा। इसमें तकरीबन 50 एयरक्राफ्ट जो हैं हिस्सा ले रहे हैं, मिग 29K को लेकर के, P-81। तो ये सारे जो है यूनाइटेड स्टेट्स की जो है यूएसएस हेल्सी इसमें हिस्सा ले रही है, और ईरान की भी एक शिप देना है, वो भी हिस्सा ले रही है। तो ऐसे रूस का भी एक क्रूजर हिस्सा ले रहा है। तो ये जो है जैसे मैंने अभी कहा कि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट वाले जो बाहर हैं दुनिया में, वो भी देश यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत होस्ट है, इसमें एक मीडिएटर है, फैसिलिटेटर का काम कर रहा है, खास करके इन देशों के लिए कि सारे देश एक साथ इकट्ठे हों और जो एम है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, उसके बारे में और इंटर ऑपरेबिलिटी का, उसके बारे में एक्सरसाइज करें, पहले विचार विमर्श करें और उसके बाद कैसे उनसे जो है जितने भी ये थ्रेट्स हैं मेरे टाइम के, उनके ऊपर कैसे एक्शन लेंगे। और थ्रेट जैसे मैंने कहा कि इंडो पैसिफिक से लेकर के इंडियन ओशन से लेकर के रेड सी, हर जगह है। इसमें अगर देखा जाए तो देखिए, मेरीटाइम सिक्योरिटी, मेरीटाइम इकोनॉमिक ट्रेड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये भी शामिल है इसके अंदर। इसके अलावा जो कई कंबाइंड मिशंस हैं, खास करके जो कॉमन चैलेंजेज हैं इन इलाकों में, उसके लिए, जैसे कि रेड सी और उसकी हमने बात की थी, हौती और पायरेट्स की, पायरेसी की, उसकी बात की थी। उसके बाद जो अंडर वाटर है, अंडर वाटर सर्च एंड रिस्क मिशन, इसके बारे में भी उन्होंने विचार विमर्श होगा। इनफैक्ट भारत एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी देगा अपनी इनके इंडियन नेवी के पास जो DSRV डीप सबमर्जेंस रिस्क व्हीकल, उसके द्वारा कैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडर वाटर किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इसमें आएंगी। और देखिए, मुख्य चीज़ अगर आप देखें कि ये सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें होनी है, एक्सरसाइजेज या डिस्कशंस, वो चीज़ तो हैं ही। इसमें डिफेंस एक्सपो भी शामिल है। भारत अपने जो है डिफेंस इक्विपमेंट का एक उसमें एक्सपोजिशन भी लगाएगा, जो कि जितने भी ये देश आ रहे हैं उनको भारत अपनी डिफेंस में अपनी कैपेबिलिटी, अपना जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उस चीज़ें उसमें दिखा पाएगा, जिसमें कि एयरक्राफ्ट्स हैं, उसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, LCA है, तेजस जो जिसकी डिमांड बाहर काफ़ी हो रही है, रॉकेट सिस्टम्स हैं, 155 मिलीमीटर गन्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ कोर्स हमने ऑलरेडी अब इंडिजिनस हो गया है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, कोस्टल सर्वेलेंस हैं और फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स हैं। तो ऐसी चीज़ें जो भारत इसमें आगे काफ़ी बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी के डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में, उनको भी दिखाया जाएगा। और ओवरऑल जो हमारे प्रधानमंत्री की विज़न है सागर की, वो जो है उसको भी सबको मिला करके, मिल करके काम करेंगे, जिसमें सागर का बेसिकली जो विज़न है वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। वो भी इसका एक मुद्दा है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि देखिए सिर्फ रूटीन एक्सरसाइज नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अभी इसमें इवेंट जो है भारत का प्रेजेंस दिखाएगा वर्ल्ड लेवल पर।
कि दुनिया के वैश्विक मंच पर सुरक्षा के मामले में भारत कितना आगे आ गया है कि 50 देश आज आकर के यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, यहाँ पर जुट रहे हैं, मिल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और अपनी रणनीति आगे की बना रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि भारत के लिए कि भारत के पास यह ताकत है, कैपेबिलिटी है कि वो जो है ऐसे देश जो अभी हमने बात की थी इससे पहले कि आइडियोलॉजी डिफरेंट है या आपस में मतभेद हैं, उनके वैश्विक लेवल पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कुछ जगहों पर, फिर भी इन सारे देशों को भारत इकट्ठा कर सकता है ऐसी एक्सरसाइज के लिए। और अंततः अगर देखें तो भारत मददगार भी साबित हो सकेगा या हो सकता है ऐसे जगह पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन देशों को भी अगर यहाँ पर साथ लाया तो वहाँ भी बातचीत करके उनको साथ लाने के लिए और शांति, सद्भावना और बातचीत के जरिए मसलों को हल करने की बात जो कि हमारे प्रधानमंत्री करते रहे हैं, वो भी कैपेबिलिटी भारत इसमें दिखा सकता है। तो एक मैं कहूँगा दोबारा बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, भारत के लिए इस मंच पर सभी को इकट्ठा करना और विश्व के पटल पर यह संदेश देना कि भारत अब जो है स्टेज पर आ गया है दुनिया में कि वो अपनी क्षमता तो बढ़ा ही सकता है, दूसरों को भी क्षमता बढ़ा सकता है और बाकियों की क्षमता को मिला करके एक दूसरे की मदद करने के लिए, वैश्विक शांति के लिए कैसे पहल कर सकता है। सर, इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? इजराइल और हमास का जहाँ तक हम बात करते आए हैं, अभी देखिए बातचीत तो इनकी चल रही थी, लेकिन इस बीच में इजराइल अभी भी एग्रेसिव है। 17 और 18 को इजराइल ने एक काफ़ी बड़ा हमला किया था राफा और उसके आसपास इलाकों में, जहाँ पर तकरीबन 127 लोग मारे गए थे। अभी तक इनफैक्ट पिछले 24 घंटों में देखा जाए तो 20 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं पैलेस्टीनियंस, और टोटल पैलेस्टीनियंस आज की तारीख में तकरीबन 29,000 से ऊपर मारे जा चुके हैं। औरतें और बच्चे जहाँ हमेशा है कि वो ज़्यादा हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है जो मारे गए हैं। ऑपरेशन जहाँ तक इजराइल की है वो साउथ गाजा में चल रही है, वेस्ट बैंक में भी बीच में चली थी वहाँ पर, और तीनों जगह से ऑपरेशन किया था इजराइल ने, सी एयर मतलब हवाई हमला, समुद्र से हमला और ज़मीन पर पैदल सेना से। तो ये जो है हमला इजराइल करता रहा है। उसने अपने एयरक्राफ्ट खास करके FU-15, 16 और जो उसकी आर्टिलरी थी उसको इस्तेमाल किया है, और हेलीकॉप्टर्स को भी इस्तेमाल करते हुए उसने इसमें काफ़ी गोले बरसाए हैं इन इलाकों में। लैंड ऑपरेशन भी किया है उनके स्पेशल फोर्सेज ने, खास करके हॉस्पिटल्स में, जहां पर बताया गया कि जो नशेर हॉस्पिटल है खान यूनिस में, वहां पर उनको हेडक्वार्टर्स मिले हैं हमास के, प्लस वहाँ टनल भी मिली है। तो ये रेट्स उन्होंने कंटिन्यू किए हुए हैं। उन्होंने जो नेबल्स का इलाका है वहाँ भी अपने रेड्स किए हैं, और इसके साथ ही जो पैलेस्टीनियंस या हमास हैं उसने भी रॉकेट फायर किया है इजराइल के ऊपर, इनके हेडक्वार्टर्स पर, और इजराइल मेनलैंड में भी कुछ जगहों से। हिजबुल्लाह ने भी कुछ अटैक्स किए हैं इजराइल पर, ख़ास करके जो बॉर्डर्स हैं इनका लेबनान के साथ। लेकिन सीज फायर पर अभी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हो पाया है। नेतन्याहू ने ऑलरेडी वार्निंग दे रखी है कि वो अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। रमज़ान में भी, जो रमज़ान का महीना पाक महीना आ रहा है, उसमें अगर होस्टेज रिलीज नहीं हुए, क्योंकि इजराइल की जो अभी हालात हैं, नेतन्याहू के जो हालात हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर है हॉस्टेज के ऊपर। उनके यहाँ प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, बहुत प्रेशर है उनकी जनता का उनके ऊपर, इजराइल के लोगों का, कि ये लड़ाई रोकी जाए, कोई संधि की जाए और हॉस्टेज वापस किए जाएं। दुनिया से भी बहुत प्रेशर है। कई लोग कह रहे हैं कि इजराइल ज्यादती कर रहा है
इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। 29,000 मारे गए हैं लोग, जबकि इनके 1300 मारे गए थे। तो ऐसे भी न्यूज आ रही हैं, लेकिन अभी तक नेतन्याहू ने तो बड़ा साफ बोला है कि जब तक उनका एम अचीव नहीं होता है तब तक वो ये जारी रखेंगे लड़ाई। और जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, लोगों की दवाएं नहीं हैं, पेन किलर्स नहीं हैं वहाँ पर हॉस्पिटल्स में, लोगों को बेसिक मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, खाने पीने का सामान नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ईंधन नहीं है। तो ये सब चीज़ें में बहुत बड़ा एक प्रश्न है वहाँ पर। और इसको देख करके प्रेशर बहुत है। जहाँ तक डिप्लोमेसी का सवाल है, उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में एक हियरिंग ऑलरेडी चल रही है, जिसमें तकरीबन 50 देश अपने ओपिनियन रखेंगे, व्यूज रखेंगे वहाँ पर, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ओपिनियन मांगा था कि जो इजराइल की पॉलिसी है ऑक्युपाइड एरियाज़ में खास करके, उसमें वो क्या जाति कर रहा है, सही है गलत है फ़िलिस्तीनियंस के ऊपर। फ़िलिस्तीन के भी रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें भाग लेंगे और ये ऑलरेडी 2 दिन चला है। इसी बीच में अमेरिका ने भी इजराइल को बोला हुआ है कि अगर हमास को डिस्ट्रॉय करना है तो जो ऑपरेशंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होने चाहिए। इनफैक्ट इजराइल ने ये बोला है कि आगे जो भी वो ऑपरेशन करेंगे वो सिविलियंस को उस इलाके से पहले हटाएंगे, उसके बाद जो है ऑपरेशन करेंगे, और ये सारे ऑपरेशन से कोऑर्डिनेट करेंगे इजिप्ट से भी और अमेरिका से भी। तकरीबन 15 लाख के आसपास सिविलियंस अभी हाफा और उस इलाके में हैं सदर्न गाजा में, जहां पर इजराइल ऑपरेशंस करना चाहता है। और एक बहुत बड़ी त्रासदी होगी अगर इनके रहते हुए ऑपरेशंस हों, क्योंकि कैजुअल्टीज बहुत बढ़ेंगी। और इस पर यूनाइटेड नेशन से लेकर के कई देशों ने अपनी असहमत, इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। यूनाइटेड नेशंस में भी कल वोटिंग हुई थी इसके लिए, सीज फायर के लिए, कि ये रोका जाए, लेकिन उसको वीटो किया था अमेरिका ने। उनका कहना था कि अगर सीज फायर हो जाएगा तो जो ऑलरेडी ट्रूस और हॉस्टेज की बात चल रही है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और सीज फायर भी होना मुश्किल है। तो इसलिए ये चीज़, बल्कि अमेरिका ने, अभी यूएसए ने अपना जो एक प्रस्ताव रखा है खास करके, जिसमें कि ये ट्रूस की बात की गई है 3 महीने की, कि उसमें हॉस्टेज एक्सचेंज भी हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी किया जाए और ये सबको एक्सेप्टेबल हो। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है इजराइल के एक्शन को। उन्होंने अपना एम्बेसडर भी वहाँ से बुला लिया है। उन्होंने इसको उन्होंने बोला है कि ये तो वही हो रहा है जो होलोकॉस्ट में हुआ था किसी ज़माने में इजराइल के साथ, इजराइल वही अभी कर रहा है। बाकी देशों का है, वो तो ऑलरेडी अपोज कर रहे हैं इजराइल के को, कह रहे हैं कि वो अभी बंद करे अपना और बातचीत करे, सीज फायर और ट्रूस जो भी है उसको आगे बढ़ाए। हालांकि कतर ने अभी बताया है कि एफर्ट्स चल रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस कभी कंफर्म नहीं है। सऊदी अरेबिया ने भी वार्निंग दी है कि अगर इजराइल इस रास्ते पर चलेगा आफा में तो उसके जो रिपरकशंस होंगे वो जो है वो सही नहीं होंगे और इजराइल के विरुद्ध काफ़ी जो वहाँ के लोग हैं और जो अरब देश हैं वो इजराइल के विरुद्ध रहेंगे। पब्लिक परसेप्शन यही है, पब्लिक बाहर भी लोग यही कह रहे हैं कि ओवर रिएक्शन कर रहा है, ज्यादती हो रही है इजराइल की तरफ से। बल्कि अमेरिका का भी एक सर्वे, खास करके जो यंग लोग हैं उनके सर्वे में यही बात आई है। और कुछ लोगों ने अपना ये भी मत दिया है कि अगर ऐसा होता रहेगा तो हमास ने दिखा देगा कि 4 महीने तो हो रहे हैं, उसके बाद भी हमारा कुछ नहीं हो पाया। इतना नुकसान जो इजराइल सोचता था कि जल्दी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और फिर ऐसे ग्रुप्स हमास जैसे और आगे बढ़ जाएंगे। मौका मिल रहा है हमास को, हौतीज़ को, जो शिपिंग पर अभी भी इजराइल और इंग्लैंड के भी शिप पर उन्होंने अटैक किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आगे बढ़ती रहेंगी, तो ये भी एक दुखद पहलू होगा इन ऑपरेशंस का। तो अब मुख्य चीज़ ये भी है कि अगर ट्रूस होती भी है, बातचीत होती भी है,
तो गाज़ा पर कंट्रोल किसका रहेगा? क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले हमास की थी, हमास वही चाहता है कि हमारा रहेगा, हमारा भी गवर्नमेंट हो। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि जिन पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, और ये बातचीत से ही ये पूरा जितनी भी ये जो दोनों के बीच में मतभेद हैं या पॉइंट्स आ रहे हैं, बातचीत से ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जितने सिविलियंस हैं उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, और मिलिटेंट ग्रुप्स को भी ये चांस नहीं मिलना चाहिए कि वो जो है अपनी क्षमता बढ़ाएं या अपने आप को दिखाएं कि नहीं, वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं और वो मुकाबला कर सकते हैं। सर, रूस यूक्रेन युद्ध अब किस पड़ाव पर है? अभी और कितना खिंच सकता है यह युद्ध? नहीं, देखिए, रूस और यूक्रेन का जहाँ तक सवाल है, अभी एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो है कि रूस ने अद्विका पर जो सिटी है, टाउन है, उसको कैप्चर कर लिया है, और जो यूक्रेन की सेना पूरी पीछे हट गई है। तकरीबन 5 महीने, उससे ज़्यादा ही लड़ाई वहाँ लगातार चलती रही है। रूस ने कम से कम 9 से 10 अटैक, बल्कि ज़्यादा ही वहाँ पर किए हैं, और तब जाके फाइनली ये उसको कब्जा मिला है। इस बीच ये जो है बहुत बड़ी, एक्चुअली देखा जाए तो एक उपलब्धि, हालांकि बहुत बड़ा कोई इतनी कामयाबी नहीं है, लेकिन ये जरूर चल रहा था यूक्रेन की तरफ से कि वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा था रूस को। तो जो ये कहते हैं मॉरल कामयाबी जरूर मिली है रूस को, उसका मोराल उनके लोगों का जरूर बढ़ा है, उसकी सेना का बढ़ा है, और यूक्रेन के सेना का मोराल जरूर डाउन हुआ है, जो पहले लगता था कि वो रूस को कब्जा नहीं होने देंगे। जहाँ तक सवाल है इम्पोर्टेंस का, इस शहर का, अद्विका एक शहर है जिससे कि अब डोनेस्क इलाके में जाने के लिए एक रास्ता, मजबूत रास्ता रूस को मिल गया है। तो अद्विका में कंसोलिडेट करके और डोनेस्क में और आगे बढ़ सकता है। ऑलरेडी उसका कब्जा है डोनेस्क में, बट कुछ और शहर हैं जहाँ पर वो कब्जा कर सकता है। लेकिन ये नाटो और अमेरिका के लिए एक धक्का है, क्योंकि हालांकि जो बाइडन ने, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि ये विड्रॉल इस वजह से हुआ कि उनकी कांग्रेस ने, अमेरिका के, उन्होंने सैंक्शन नहीं किया, अप्रूव नहीं किया जो एड मिलनी चाहिए थे यूक्रेन को। बाकियों ने भी यही बोला कि चूँकि यूक्रेन को सहायता नहीं मिली, एड नहीं मिली, हथियार और गोला बारूद की कमी थी, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाए और रोक नहीं पाए अमेरिका को। अब यूक्रेन ने यही कहा है कि वो आगे की देख रहा है कि रूस इसके बाद अपनी क्या रणनीति बनाता है, कैसे आगे बढ़ता है, और उसके लिए वो तैयार हैं। क्योंकि अभी जो है, उन्होंने तैयार तो है नहीं, मेरे ख्याल से तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने गोला बारूद, जैसे मैंने कहा, हथियार, एम्युनिशन चाहिए उनको। उन्होंने अपने फ़ौज में ऑलरेडी पिछले कमांडर इन चीफ को हटा के दूसरा लगाया था, तो उन्होंने भी अपनी तैयारी करनी है। और कुछ चीज़ें उनको मिली हैं, जैसे कनाडा ने अभी 800 ड्रोन उनके दिए हैं, खास करके रेकी सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, जो कि उनको जानकारी देंगे कि रूस की सेना कहाँ है, क्या प्लानिंग कर रही है। प्लानिंग तो मतलब वो रेकी कर पाएंगे, देख पाएंगे, इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। कुछ चीज़ें जो इसमें हुई थी इस लड़ाई में पिछले कुछ दिनों में, कि यूक्रेन ने जो है तकरीबन रूस के 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया था, खास करके जो उसको मिसाइल्स मिली थी, जिसमें स्टॉर्म शैडो जो इंग्लैंड से मिली थी, वो काफ़ी कारगर हुई थी। जो क्रीमिया का इलाका था, ब्लैक सी का इलाका था, वहाँ पर कुछ कामयाब हमले किए थे यूक्रेन ने, लेकिन उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा ज़मीनी हालात पर। और उस इलाके में ज़रूर ये हुआ कि रूस को थोड़ा अपनी जो वहाँ नेवल प्रेजेंस थी उसको थोड़ा कम करना पड़ा, उसके ऊपर उनको नुकसान हुआ। अभी जो हालात है, देखिए, ओवरऑल ज़मीनी हालात में तो रूस ऊपर आ गया है, क्योंकि वो कब्जा कर लिया है, कंसोलिडेट कर लिया है अपनी जगह। एयर पावर में, एयर डिफेंस में, एयर में थोड़ा बहुत आगे है रूस, थोड़ा बहुत नहीं, आगे तो है, क्योंकि रूस ने सुपीरियरिटी तो स्टेब्लिश कर ली थी एयर की। लेकिन अब उसको अगर नुकसान कहीं से हो रहा है तो सिर्फ मिसाइल से, स्टॉर्म शैडो और बाकी जो मिसाइल्स हैं जो इनके एयरक्राफ्ट और बाकी चीज़ों पर हमला कर सकती हैं। अदरवाइज इसमें एयर के मामले में, हवाई हमले के मामले में
रूस अभी भी आगे है यूक्रेन से, या नाटो के या यूएस उनसे आगे है। जहाँ तक नेवी का हाल है, समुद्री सेना का या उस इलाके की जो हम अभी बात कर रहे थे ब्लैक सी और क्रीमिया के इलाके में, उसमें ज़रूर नुकसान किया था यूक्रेन ने, जहाँ पर रूस को बहुत कुछ बढ़त वहाँ नहीं मिल पाई है। अभी जो है जहाँ तक यूक्रेन की हालत है, रूस ने तो और कर रखा है, रूस ने अपनी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा दिया है। 100% उसने अपने हथियार का प्रोडक्शन बढ़ा रखा है। उसको नॉर्थ कोरिया से भी हथियार मिल रहे हैं, अम्यूनिशन मिल रहा है। अभी की न्यूज़ अगर परसों की आप देखिए तो एक गाड़ी उन्होंने लिमो प्रेजेंट किया है पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग को। ईरान से ड्रोन्स भी मिल रहे हैं, हथियार भी मिल रहा है। चीन से भी लुका छिपी करके ये हथियार आ रहे हैं, अनअसेंबल्ड आ रहे हैं, जिसको असेंबल करके इनको फ़ायदा हो रहा है। तो रूस जो है अपनी ताकत और बढ़ा रहा है। रूस ने अपनी रिक्रूटमेंट भी काफ़ी कर ली थी, ट्रेन भी कर लिया था। वो लड़ा के अभी कुछ दिनों में सारे के सारे 3 लाख जो उन्होंने रिक्रूट किए थे वो तैयार हो जाएंगे ज़मीनी लड़ाई के लिए। यूक्रेन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ना उनके पास अभी फंड्स आ रहे हैं, ना उनके पास हथियार हैं, दोनों की कमी है उनके पास। मोराल ऑलरेडी उनका डाउन हो चुका है। करप्शन के चार्जेज अभी भी हैं, काफ़ी उन्होंने करना है इसके बारे में। और उनमें उनकी जनता में भी अब वॉर फटीग आ गई है यूक्रेन में। उनका कहना है कि बहुत तहस नहस हो गया, अब जो है उसी को कंसोलिडेट किया जाए। तो जो सिविल मोराल है वो भी नीचे आ चुका है। नाटो में भी अब एक राय नहीं है। 2 साल कुछ ही दिनों में हो जाएंगे, हो गए हैं तकरीबन लीजिए तो। इन 2 सालों में हासिल कुछ नहीं हुआ है नाटो को। उनकी इकॉनमी जरूर काफ़ी नीचे हो गई है। और पुतिन का जहाँ तक है कंफर्म्ड है कि वो एक और चुनाव अपने विरोधियों को उन्होंने ऑलरेडी बाहर कर दिया, तो एक टर्म और लेंगे, उनको रोक नहीं पाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका। और रूस जो है पूरी कोशिश होगी पूरे डोनबास रीजन को अपना कंसोलिडेट करने के लिए, और उसमें जो बाकी छोटे मोटे टाउन्स रह गए हैं उनको भी अपने कब्जे में लेने के लिए, और जिससे क्रीमिया पूरा ही एरिया उसका एक कंसोलिडेट हो जाएगा। जहाँ तक यूक्रेन है, मैक्सिमम वो कर सकता है कि जो सक्सेस अगर मिली हैं, आप देखिए ब्लैक सी में और जो क्रीमिया में, उसको या तो आगे रखे, उसको ऊपर कुछ और आगे बढ़े। लेकिन ये तभी होगा जब नाटो से और अमेरिका से उसको हथियार या मिसाइल्स मिलेंगी। ड्रोन्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, लोपनी ड्रोन्स लोकल जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है यूक्रेन, उससे उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मुख्य जो चीज़ है उसको अपनी पूरी स्ट्रेटजी रणनीति जो है बदलनी पड़ेगी कि कैसे वो आगे बढ़ेंगे। लीडरशिप जो है ऐसी जो बनाई है वो आगे बढ़े, और एक कैसे डील करेगी रूस के साथ, अभी वो बहुत ज़रूरी है जो भी उसके पास अभी है। और अभी तो हालत है कि अपने सर्वाइवल के लिए उसको लड़ना पड़ रहा है। सोल्जर्स और ज़्यादा उसको चाहिए जो अभी है नहीं उसके पास, और उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो स्ट्रांग रूस की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, उसको भी कैसे आगे बढ़े उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है जो उसका सामना अभी तक नाटो नहीं कर पा रहा है। साथ साथ एयर सुपीरियरिटी जो है रूस की, उसको जो है कैसे डाउन कर सकता है। बिना इसके यूक्रेन आगे नहीं बढ़ सकता, और इसीलिए लग रहा है कि ये लड़ाई जो है इनकी 2024 में चलती रहेगी, क्योंकि 2024 में भी मुझे नहीं लगता कि रूस भी इतना पावरफुल हो जाएगा कि पूरी तरह कब्जा कर सके, क्योंकि उसको अभी भी अपने सैन्य क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। जो उन्होंने प्रोडक्शन और बाकी चीज़ें की हैं उतनी ज़्यादा नहीं है अभी भी। इस साल कुछ हथियार और मिलने लगेंगे यूक्रेन को, तो ये जो चीज़ें देख करके लगता नहीं कि जल्दी ये लड़ाई रुकने वाली है, ये आगे बढ़ती रहेगी और इस साल भी शायद ये जारी रहे।
सर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने प्रमुख विरोधी की मौत के बाद दुनिया भर के निशाने पर हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि नावल्नी की पत्नी पर भी वह कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि वह रूस में लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठा रही हैं। नीरज जी देखिए, जो अलेक्सी नावल्नी थे वो बहुत प्रोमिनेंट एक लीडर थे वहाँ के रूस में। और ये अभी फ़िलहाल जो है वो 30 साल की उनको जेल की सज़ा वो काट रहे थे प्रिजन IK3 जिसका नाम था, जहाँ वो एक पिनल कॉलोनी है आर्कटिक सर्किल में, जो कि मॉस्को से 1900 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर 16 फरवरी को इनकी डेथ अनाउंस हुई थी। और कहा तो ये जा रहा है, उन्होंने बात की करीब ग्रीनविच मीन टाइम देखें तो करीब 11:20 का टाइम या 11:19 का टाइम बताया गया था। और जो कारण बताया गया था कि सडन डेथ हुई है, सडन डेथ सिंड्रोम, ये नहीं बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से किस वजह से हुई। ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आया। बहुत एक वेग टर्म है सडन डेथ, तो ये कारण कुछ नहीं है इसका। सडन कार्डियक अरेस्ट मान सकते हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो अब ये सब चीज़ें तो हमको पता है कि वहाँ पर ये ऐसा होता भी रहा है पहले। उस दिन बताया जा रहा है कि जेल में काफ़ी भगदड़ थी, काफ़ी कमोशन था कि कुछ जैसे सामान्य नहीं है। और वहाँ जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी प्रिजन की, ये डेथ अनाउंस होने से पहले, ये सुबह की बात है वहाँ पर। तो मतलब या तो पहले डेथ हो गई या प्लान था, जो भी था, बट न्यूज़ तो जो आ रही है वही था। जबकि देखिए, एक दिन पहले ही 15 फरवरी को दिखाया गया था कि कैसे जो नावल्नी थे, ये कोर्ट में इनको प्रिजन से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनकी बातचीत हुई थी, वीडियो लिंक से कोर्ट रूम से। और वहाँ पर इनफैक्ट ये जज से बात कर रहे थे, उनसे कुछ मजाकिया लहजे में भी इन्होंने बात की, पैसों के बारे में और अपने जेल के कंडीशन के बारे में। और 16 तारीख को ये हादसा हुआ। उनको जो है नॉर्मल से अलग सेल्स में, पनिशमेंट सेल्स में रखा गया था। इतने पॉपुलर थे वो, काफ़ी जनता में लोग पूरे रूस में इकट्ठा हुए कई जगहों पर, उनको जो है अपने ट्रिब्यूट से उनके ऊपर फूल ले करके उनको याद करने के लिए। इनफैक्ट 400 लोग अरेस्ट भी हुए कुछ जगहों पर। मैं सबसे ज़्यादा सेंट पीटर्सबर्ग में ही लोग अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए और जहाँ उन्होंने नारेबाजी भी की। ये पुतिन के बहुत बड़े क्रिटिक थे, उनके विरुद्ध थे। इनका एम था कि रूस में नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी हो, जो इनइक्वलिटी है वेल्थ की, पैसों की, जो बहुत ज़्यादा ओलिगार्क जो हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं और बाकियों के पास कुछ नहीं है, वो जो गैप है वो कम होना चाहिए। उन्होंने जो है काफ़ी, जब बातचीत करते थे, काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती थी जहाँ भी हो जाते थे। इससे पहले भी उनके ऊपर काफ़ी अटेम्प्ट हुए थे, असैसिनेशन अटेम्प्ट, जो बच गए थे। तो ये और ये तो हम जानते हैं कि रूस में कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं होती है। और अमेरिका ने भी, यूरोपियन यूनियन ने, सभी ने, जो बाइडन ने तो खुद ब्लेम किया है पुतिन को और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने बोला है कि इनको जो है अकाउंटेबल बनाना चाहिए। उनकी वाइफ जो हैं, उन्होंने भी ये बोला है, इलिवा ने, कि इसकी इंटरनेशनल जांच होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसके बारे में मैं खुल करके कुछ ही दिन में बताऊंगी। वो ब्रुसेल्स में थी जब वो ये बातें कह रही थी मीडिया से, और उन्होंने पूरी दुनिया का सपोर्ट मांगा है इसके लिए। उन्होंने साफ बोला है कि पुतिन ने उनको मारा है और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर होना चाहिए। रूस ने अभी तक कोई ऑफिशियल या फॉर्मल रिपोर्ट नहीं दी है, कोई कारण नहीं बताया है।
उनकी बॉडी भी नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि 14 दिन तक टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद ये मिलेगा। उनको यहाँ तक बोला गया है कि उनको नॉर्मल डेथ है, वो सडन डेथ हुई है, और जो बाकी चीज़ें बताई जा रही हैं वो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है। लेकिन देखिए, अगर आप पीछे जाएं तो कई ऐसे लीडर्स थे जो काफ़ी क्लोज थे पुतिन के, और सब कभी न कभी इसी तरह गए हैं। जैसे एक बोरिस नेमस्टॉव थे, 2015 में मारे गए थे। मिखाइल खोदोरकोव्स्की थे जो एग्जाइल में भेज दिए गए हैं। व्लादिमीर कर्ड हैं जिनको ऑलरेडी पॉइजन दे दिया गया, और वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन का हाल हमने देखा ही देखा है। तो नावल्नी जो थे, एक नेशन वाइड पूरे रूस में एक पॉलिटिकल नेटवर्क बना रखे थे, जहाँ से उनकी चीज़ें, उनकी बातें, खासकर एंटी करप्शन की जो एजेंडा था, जो इक्वलिटी की बात थी, रूस को एक कॉमन, एक तरह से डेमोक्रेटिक तो पूरे नहीं कह रहे थे वो, बट उस एजेंडे पर लाने की बात थी, वो जो है उसको वो लेकर चल रहे थे, जिसको लेके नहीं चलने दिया गया। और यही कारण था कि उनकी इस तरह से मृत्यु हुई है, डेथ हुई है। और जब तक रूस जो है ऑफिशियली कुछ नहीं बताता, तब तक तो यही चीज़ सामने है। सर, पाकिस्तान में जो दिखावटी लोकतंत्र था, क्या वह अब खत्म होने की कगार पर है? क्योंकि सेना के अनुरोधों और चेतावनियों के बावजूद वहां के राजनीतिक दल सरकार गठन के लिए बीच का रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। कभी खबर आती है कि रास्ता निकल गया, कभी फिर पेच फंस जाता है। इसे कैसे देखते हैं आप? जहाँ तक पाक इलेक्शन का सवाल है, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। न्यूज़ तो हम फॉलो करते रहे हैं, और आज देखिए कल आखिरी डेट थी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट जाने की प्रेसिडेंट के पास, और 29 तक ज़रूरी था संविधान के मुताबिक वहाँ पर जो उनकी सेनेट है उसका गठन और प्रधानमंत्री की नियुक्ति। लेकिन कैसे इलेक्शंस में किस तरह धांधली की रिपोर्टें आईं, और उसमें खास करके उनके एक इलेक्शन कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने जो है खुद ही आकर के मीडिया में बयान दिया है कि कितना प्रेशर से कैसे जो है धांधली की गई है। कहा तो जा रहा था, लेकिन वो काफ़ी बाद में आए, तो उन्होंने तो ये बात 3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही बोली। इलेक्शंस तो 8 को ही हो गए थे, 8 तारीख को। करीब 8-9-10 दिन के बाद उन्होंने ये बात सबके सामने आके को बोली, और फिर भी कोई कमेंट नहीं आया है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के जो चैम्पियंस हैं दुनिया के, वेस्टर्न नेशंस, यूरोपियन नेशंस, अमेरिका या बाकी कोई भी देश, जबकि जो इलेक्शंस अभी बांग्लादेश में हुए हैं उसको जरूर पहले ही अमेरिका ने बोला था कि फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और उसके बाद भी ये बोला है कि फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है किसी का कोई कमेंट नहीं आया है अभी तक। और इन्होंने जो बात कही है अभी कि कितना प्रेशर आया है, जो लियाकत अली चट्टा जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कि इसमें उन्होंने साफ बोला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस भी इन्वॉल्व थे। तो अब हालांकि वहाँ की जो सरकार है वो कह रही है कि ये तो 13 मार्च को रिटायर होने वाले थे और पॉलिटिकल एम्बिशन है, वैसे इसलिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन लगता नहीं ये बात सच हो सकती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ तक बोला कि मैं तो जेल जाने को तैयार हूँ, और उन्होंने बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोला है कि आगे से ये मत करो। तो इसलिए जो है कहा नहीं जा सकता। हालांकि इलेक्शन से पहले मरियम नवाज ने खुद ये बोला था, उनका स्टेटमेंट है कि ये आदमी लियाकत अली चट्टा के बारे में जो इलेक्शन कमिश्नर थे कि ये जो है बहुत तगड़ा आदमी है, ये हमें जितवाएगा। तो ये चीज़ें चल रही थी। अब क्या सही है वो तो सब हम समझ सकते हैं कि किस तरह है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या कंडीशन थी, इंटरनेट बंद किए गए थे, और सब ये आया है कि उस बीच में क्या हुआ पर्दे के पीछे, और यही था कि ये बातें चलती रहें। इनफैक्ट जो पीपीपी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और भुट्टो की अपना बिलावल भुट्टो और पीएमएलएन जो नवाज शरीफ की है, आपस में बात करते रहे। लेकिन जब पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल ही अलग आया,
आर्मी के बरखिलाफ और इन पार्टियों के बरखिलाफ फिर नेचुरली कोई समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि क्या एक्शन लें। कहा तो ये भी जा रहा है कि पर्दे के पीछे इमरान खान से भी बातचीत होती रही कि वो मान जाएं किसी तरह और जिद नहीं करें पावर में आने की, लेकिन बात बन नहीं पाई। बैक चैनल जो बातचीत हुई कि उनको बाहर रखा जाए इसमें। और अभी जो है, जो आज की न्यूज है, कल रात में आई थिंक 11-12 बजे के आसपास उन लोगों ने, उसके बाद ही इन्होंने तीनों ने, पाकिस्तान जो PMLN है, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है क्योंकि बहुत प्रेशर था, आर्मी का बहुत प्रेशर था कि ये सरकार बने। तो इन्होंने जो है अभी अनाउंस किया है कि हाँ ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है बिलावल भुट्टो की, उन्होंने तो बोला है कि वो बाहर से समर्थन करेंगे क्योंकि इनको पता है कि उनको गवर्नमेंट बैसाखी पर है, चलेगी नहीं चलेगी। उनको पता है कि मैंडेट जो मिला है वो है नहीं जनता का, जनता समर्थन नहीं करेगी। ये भी इनको है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो है हालात बेकाबू हो जाएं बाद में। हालांकि इन्होंने शर्त रखी है कि इनके जो फादर हैं, पिता हैं, आसिफ अली जरदारी, उनको राष्ट्रपति बनाया जाए, जो ऑलरेडी 2008 से 2013 के बीच में राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो उनको लेकर के इनके बीच समझौता हुआ है। और इसी बीच में जो इमरान खान हैं, उनकी जो पार्टी जो इंडिपेंडेंट होकर लड़े थे, 93 की जो स्ट्रेंथ है, उन्होंने जो है हाथ मिला लिया है एक सुन्नी पार्टी है उसके साथ और कुछ और से मिल करके, जिससे कि उनका फ़ायदा ये होगा कि अगर एक पार्टी हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो उनको जो इंडिपेंडेंट जो रिजर्व सीट्स हैं 60, जिसमें 50 औरतों के लिए हैं और 10 माइनॉरिटीज़ की हैं, उसमें भी कुछ सीटें उनको मिलेंगी। और आगे चल के हो सकता है फिर भी एक को मजबूत ताकत बने अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन दोनों पार्टियों के बीच में। तो इस वजह से जो चीज़ आई है अभी इस इलेक्शन में कि इमरान खान आर्मी और अमेरिका के गुड बुक्स में तो नहीं है, उनको नहीं चाहते थे दोनों, क्योंकि उन्होंने दोनों के अगेंस्ट काफ़ी बोला था। लेकिन जनता, पब्लिक के जो है वो गुड बुक्स में है, उनकी नज़रों में वो ठीक थे, उनको इसीलिए इतना सपोर्ट मिला है। और अब जो मुख्य चीज़ें हैं उसमें ये जो 24 करोड़ की पॉपुलेशन है उस पाकिस्तान की, वो कैसे क्या आगे करेगी, वो जो है देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों में हुआ, 16 महीने तो यही दोनों मिलके इन्होंने वहाँ सरकार चलाई थी, शहबाज शरीफ ने और बिलावल भुट्टो ने। नवाज शरीफ, देखिए नवाज शरीफ को लाया गया था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये कहा गया कि चूंकि जनता उनके खिलाफ है, उनको पूरी मैंडेट नहीं मिली, तो शहबाज शरीफ को ही चलने दो, इसलिए शहबाज शरीफ ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो मुख्य मुद्दे हैं, फॉरेन एक्सचेंज इतना लो है, लोन्स उनके 2025 में उन्होंने देने हैं, कहाँ से देंगे, IMF से बेल आउट पैकेज, उसकी शर्तें ऑलरेडी उनकी कमर तोड़ रखी हैं, आगे कैसे चलेगी। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है जनता का, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं, उनका कैसे चलेगा। क्या एक न्यूक्लियर पावर जो पाकिस्तान अपने आप को कहता है, दोबारा इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर तो नहीं हो जाएगा। जो इनका बाकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों का, जो सोच के उन्होंने इमरान को वोट दिया होगा, PTI को वोट दिया, वो चीज़ें कर नहीं पाएंगे। और जो एक्चुअली इनकी अगर हम बैकग्राउंड भी देखें तो यही दो पार्टियां ही हैं जो कि मैक्सिमम इन्होंने वहाँ पर सरकार अपनी बना के और रूल करते रहे हैं। 2000 अगर 1988 से लेकर के तकरीबन, या तो 99 से लेकर के आप देखिए अभी तक, बीच बीच में ज़रूर कुछ दिन आर्मी आई है, अगर 1988 से लें उसके बाद भी 2018 तक 30 साल में तकरीबन 8-9 साल आर्मी थी, बाकी तो इन्हीं लोगों का था 21 साल, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। और जो लोगों की मैंडेट है, वो लोगों के दिमाग में तो यही रहेगा कि उन्होंने
शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया था प्रधानमंत्री के लिए, तो क्या ये चल पाएगा कि नहीं? पीटीआई या जो उनके साथ मिलकर के जो बाकी हैं, जो लार्जेस्ट एक ग्रुप बन जाएंगे अभी अपोजिशन के, वो क्या इनको चलने देंगे? जो आसिफ अली जरदारी है, उनका भी पास सबको पता है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, स्पीकर अपना चाहती है, तो होल्ड इसका मतलब गवर्नमेंट पर इनका रहेगा, चलाएगी शहबाज शरीफ चलाएंगे। तो अगर कुछ गलत फैसले, गलत चीज़ होती है तो ब्लेम उनके ऊपर जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि इनको मिला के 129 ही हो रहे थे इनके मेंबर्स 266 की असेंबली में, बाकी इन्होंने कुछ और अपने साथ जोड़ लिए हैं, तो अभी इनके पूरे हो गए हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो कैसे इनकी रहेगी? जो जैसे मैंने कहा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी चलती रहेगी। किस वजह से? क्या मिलिट्री इंटरवेंशन दोबारा होगा? ये खुद सरकार चलाएंगे या मिलिट्री इनकी चलाती रहेगी? मिलिटेंट ग्रुप्स, खास करके बलूच ग्रुप्स जो हैं, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो जो इतने एक्टिव रहे हैं, उनका क्या एक्शन होगा? ईरान और अफगानिस्तान से इनका क्या, अभी दोनों के बीच जिस तरह से हालात रहे हैं, उनकी हालात क्या और ख़राब होंगे या सुधर पाएंगे? मुझे नहीं लगता सुधर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके एक सरकार में ही तो ये हालत ख़राब हुए थे इनकी, अफगानिस्तान के साथ भी और ईरान के साथ भी। जो गरीबी है, हेल्थ केयर है, उसका क्या होगा? कैसे चलेगा? क्या ये अनपॉपुलर इकोनॉमिक मेजर्स ले पाएंगे? और अगर जनता फिर वही हालत करती है, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन जैसे कि इलेक्शन से पहले हुआ था, इमरान खान के अरेस्ट के टाइम हुआ था, उस तरह की हालत हो गई, एंटी गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा प्रदर्शन होने लगे, जिसको पीटीआई और बाकी अगर बैक करें, रिगिंग, इलेक्शंस की रिगिंग को लेकर अभी भी चलते रहें, तो फिर क्या हो पाएगा? क्योंकि ये जो कोalition से गवर्नमेंट बना रहे हैं, इनके हिसाब से 2 ये मेन पार्टीज हैं और 11 और पार्टियां हैं जिनमें एक एक सीट और हैं। तो 13 पार्टियों का कोalition क्या है, सरकार लेके चल पाएगी? तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डाउट इसके ऊपर डालती हैं कि क्या है। लाइक इमरान खान की जो बहन हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये बोल रखा है, जो अलीमा खान है, उन्होंने कहा है कि जुडिशियल प्रोब होना चाहिए इसके अंदर रिगिंग के। तो लगता नहीं कि पीटीआई और बाकी लोग इस रिगिंग को मामले को जाने देंगे, बिकॉज ये जनता का मामला है, जनता के दिमाग में अभी भी है। तो अभी भी एक स्थिर सरकार तो नहीं लग पा रही है कि हो पाएगी, कैसे नवाज शरीफ चला पाएंगे। हालांकि हम सब चाहेंगे कि हमारे बगल में एक अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो, स्टेट नहीं हो, और ख़ास करके एक इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट ना हो, मिलिटेंट्स का अड्डा दोबारा ना हो वहाँ पर। वो 50 से ऊपर के ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप, जिनकी हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, ये हम सभी चाहेंगे। लेकिन जो रिगिंग है उसकी भी जांच होनी चाहिए, और अगर ये हुआ है तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने नौसैन्य अभ्यास जो 50 देशों का भारत में चल रहा है, इस पर आपने विस्तृत जानकारी दी कि इसका उद्देश्य क्या है। इसके अलावा आपने इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें क्या नए अपडेट्स हैं, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध पर आपने अब जो ताज़ा अपडेट्स हैं उस पर आपने अपनी राय रखी, ताज़ा अपडेट्स के बारे में हमारे पाठकों को, दर्शकों को अवगत कराया। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन क्या लोकतंत्र के विरोधी हैं? क्या वो अपना विरोध सहन नहीं कर सकते? अभी जो रूस में घटनाक्रम हुआ है उनके एक प्रमुख विरोधी की मौत के बाद क्या हालात हैं, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। और पाकिस्तान में जो दिखावटी लोकतंत्र है उसमें जो रोज़ नई उठापटक हो रही है उस पर भी आपने विस्तार से अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि सर आज का भी जो कार्यक्रम है हमारे पाठकों और दर्शकों के लिए बड़ा ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। आप इस चर्चा से जुड़े इस कार्यक्रम को सार्थक बनाएं सर, आपका बहुत आभार। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश तो नहीं खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।